हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम तुलनात्मक राजनीति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, इस टॉपिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और एमसीक्यू आपके समक्ष लेके आए हैं, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह टॉपिक आपकी परीक्षाओं में मददगार हो सके। तो आइए मित्रों, डायरेक्ट हम प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक पर आधारित किस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं और पिछले वर्षों में इस टॉपिक पर आधारित किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए टू द पॉइंट सवालों पर चर्चा करते हैं। तो आज की इस पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ऑर्गेन्स्की द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास का कौन सा स्तर नहीं है, यानी ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास के जो स्तर बताए हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है, उसका आपको चयन करना है। आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकीकरण की राजनीति, लोकतांत्रिक की राजनीति, समृद्धि की राजनीति। क्या होगा इस पहले सवाल का राइट उत्तर? आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैस करिए, आप अपना स्वयं मूल्यांकन करिए कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं और आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक राजनीति की बात है जो ऑर्गेन्स्की ने नहीं की है। यानी इन्होंने राजनीतिक विकास के जो स्तर बताए हैं, 4 स्तर इन्होंने बताए हैं किसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास के संदर्भ में, जिनमें उन्होंने कहा पहला स्तर है आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरा इन्होंने बताया औद्योगिकीकरण की राजनीति, और तीसरा इन्होंने बताया राष्ट्रीय कल्याण की राजनीति, और चौथा इन्होंने बताया समृद्धि की राजनीति या प्रचुरता की राजनीति। यानी ऑर्गेन्स्की के द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था को विकास के 4 स्तरों पर बांटा गया। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। केनेथ ऑर्गेन्स्की ने, जिनका मत है कि राजनीतिक विकास के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए किसी भी विकासशील समाज को 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। यानी केनेथ ऑर्गेन्स्की कहते हैं कि राजनीतिक विकास के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए या उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी भी विकासशील समाज को 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। और इन्होंने जो विकास के 4 स्तर बताए हैं उनमें इन्होंने पहला स्तर बताया है राजनीतिक एकीकरण या आदिम राजनीति का एकीकरण भी कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा राज्य के पक्ष में राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण। इसकी इन्होंने विशेषताएं बताई हैं। इन्होंने जो दूसरा स्तर बताया वो इन्होंने बताया औद्योगिकीकरण की राजनीति। इसके अंतर्गत क्या होगा, आर्थिक विकास को तीव्रता व संस्थात्मक आधार पर उपलब्ध कराने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरी इन्होंने बात बताई, तीसरा इन्होंने जो स्तर बताया वो है राष्ट्रीय लोक कल्याण का स्तर। इसके अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राज्य यानी देश नियंत्रित आर्थिक राजनीतिक शक्तियों का लाभकारी कल्याण जनसाधारण तक पहुंचाएंगे। यानी राष्ट्रीय लोक कल्याण के ऊपर इसमें बल दिया जाएगा। और जो चौथा इन्होंने स्तर बताया है राजनीतिक विकास का वो है समृद्धि या प्रचुरता की राजनीति। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की जाएगी, इस पर बल दिया जाएगा। इस प्रकार
केनेथ ऑर्गेन्स्की के द्वारा राजनीतिक विकास के 4 स्तर बताए गए हैं मित्रों। आप इस बिंदु को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से केनेथ ऑर्गेन्स्की पर आधारित कई प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं। कई बार सवाल आया है कि केनेथ ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास के जो 4 स्तर बताए उनका क्रम क्या है। तो यही उनका क्रम है। पहला है राजनीतिक एकीकरण, दूसरा औद्योगिकीकरण, तीसरा राष्ट्रीय लोक कल्याण और चौथा है समृद्धि या प्रचुरता की राजनीति। ये 4 स्तर है। इसके अलावा अभी हमने सवाल पे चर्चा की थी कौन सा उसमें शामिल है या नहीं है, तो ये 4 स्तर उसमें शामिल है। पहला स्तर उन्होंने कौन सा बताया, तो राजनीतिक एकीकरण पहला स्तर बताया। और अंतिम स्तर कौन सा है, तो समृद्धि या प्रचुरता की राजनीति अंतिम स्तर है। और केनेथ ऑर्गेन्स्की के अनुसार उच्चतम अवस्था कौन सी विकास की, तो वह है समृद्धि या प्रचुरता की राजनीति विकास की उच्चतम अवस्था मानी जाती है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के ऊपर बल दिया जाता है। केनेथ ऑर्गेन्स्की ने अपना मत व्यक्त किया कि इन 4 अवस्थाओं पर यदि कोई राष्ट्र खरा उतरता है तो वह है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 4 अवस्थाओं पर खरा उतरता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ भी इस लिंक को शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय पर आधारित अलग अलग टॉपिक वाइज आपको महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज और अभ्यास प्रश्नों का सेट वहां मिल जाएगा। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त लोकतंत्र किसके अनुसार, यानी किस विद्वान ने कहा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की पूर्व शर्त है डेमोक्रेसी। ला पोलम्बर, अरस्तु, हेराल्ड लॉसवेल, प्लेटो। इनमें से कौन सा विद्वान मानता है कि राजनीतिक विकास की सबसे पहली शर्त, पूर्व शर्त लोकतंत्र है? इस विचार का समर्थन कौन करता है? तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए ला पोलम्ब्रा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अन्य और कौन समर्थक है उनके बारे में हमारी चर्चा रहती है कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त लोकतंत्र का निर्माण है। इस विचार के समर्थक है जे रेनॉल्ड पिनोक और लॉ पोलम्ब्रा। ये 2 महत्वपूर्ण विद्वान इस विचार का समर्थन करते हैं कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त लोकतंत्र का निर्माण है। यदि लोकतंत्र का निर्माण नहीं होगा तब तक राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। इस मत के प्रतिपादक है जे रेनॉल्ड स्मिथ पिनाक और लो पोलम्ब्रा। ये 2 विद्वान हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट 3 नंबर, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्न में से कौन से हैं? लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कौन से हैं? लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने राजनीतिक विकास के संकटों की भी पहचान की है, जिनमें कौन से हैं? नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर को आपको चयन करना है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पहला चौथा। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, पहला और दूसरा। यानी लुशियन पाई ने कुल राजनीतिक विकास के 6 संकटों के बारे में अपने विचार दिए, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कुल 6 संकटों की इन्होंने पहचान की है, जिनमें पहचान और वैधता का संकट ये 2 शामिल है। पहचान और वैधता का संकट ये उसमें 2 शामिल है, यानी पहला और दूसरा केवल। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजनीतिक विकास के संकट के बारे में जो विचार दिया वो लुशियन पाई का है और इन्होंने 6 संकटों की पहचान की है।
और ये संकट उन्होंने ब्रिटेन के राजनीतिक विकास के अध्ययन के परिणाम स्वरूप दिए हैं। ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन के संदर्भ में इन्होंने राजनीतिक संकटों की चर्चा की है। और इन्होंने जो पहला संकट बताया वो इन्होंने बताया आत्म परिचय का संकट या पहचान का संकट। यानी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था किन संकटों का सामना करती है अपने विकास को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए, तब ये कहते हैं कि पहला संकट उनके सामने ये खड़ा रहेगा आत्म परिचय या पहचान का संकट। धर्म, वंश, जाति, भाषा की बजाय देश पहले यानी राष्ट्र प्रेम, इसको प्राथमिकता दी जाए। दूसरा इन्होंने बताया वैधता का संकट, सत्ता को जन सहमति प्राप्त हो। तीसरा इन्होंने बताया प्रविष्टि का संकट या अंतर्वेशन का संकट। कभी कभार हिंदी में टाइपिंग की वजह से अलग अलग शब्द भी आ जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। आत्म परिचय या पहचान का संकट एक ही है, प्रविष्टि का संकट और अंतर्वेशन का संकट यह भी एक ही बात है। चौथा इन्होंने बताया भागीदारी या सहभागिता का संकट, नियम निर्माण और क्रियान्वयन में जन भागीदारी व साझेदारी। और पांचवा इन्होंने बताया एकीकरण का संकट, विभिन्न गुटों व समूहों की मांगों के मध्य सामंजस्य या एकीकरण की स्थापना होना। और छठा जो संकट बताया वो इन्होंने बताया है वितरण का संकट। अब वितरण में इन्होंने क्या शामिल किया, इन्होंने कहा संसाधन, पद, अधिकारों व सम्मानों का सही वितरण होना चाहिए। और कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इन संकटों का सामना करती है। तो लुशियन पाई ने इन 6 संकटों की चर्चा की है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, सामाजिक परिचालन को आधुनिकीकरण का सामाजिक जननायकीय पक्ष किस विचारक ने कहा? हर्बर्ट फीथ, कार्ल ड्यूच, डेविड एप्टर, एचपी हटिगटन। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्ल ड्यूच, जिन्होंने सामाजिक परिचालन को आधुनिकीकरण का सामाजिक जननायकीय पक्ष कहा। कार्ल ड्यूच को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत के प्रवक्ता के रूप में भी इसका अध्ययन करते हैं। हर्बर्ट फीथ, जिन्होंने इंडोनेशिया के राजनीतिक विकास के संदर्भ में इन्होंने अपना अध्ययन किया। एचपी हटिगटन, जिन्होंने राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक पतन की भी इन्होंने बात की है। और डेविड एप्टर ने भी राजनीतिक विकास के अध्ययन में अपना योगदान दिया है। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सैमुअल पी हटिगटन की रचना है, यानी इनकी पुस्तक कौन सी है? द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968, ऑप्शन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट 1960, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ऑप्शन बी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968, 1968 यह पुस्तक एचपी हटिगटन की है। जबकि द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965 यह बुक डेविड एप्टर की है। नेक्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट यह पुस्तक एडवर्ड सिल्स की है। और कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट यह पुस्तक लुशियन पाई की है।
अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं इन्हें। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट 1960 एडवर्ड सिल्स, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965 डेविड एप्टर। और इससे पहले हमने चर्चा की थी एच.पी. हंटिंगटन की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के विकास के कितने आधारों की व्यवस्थाओं का वर्णन है। यानी एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास के संदर्भ में कितने स्तर बताए या कितने प्रकार बताए। 4, 5, 6 और 7। तो इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। यानी राजनीतिक व्यवस्था के विकास के 5 आधारों की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है एडवर्ड सिल्स ने। एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास के साथ संबंध करते हुए सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के 5 प्रतिमान इन्होंने दिए, जिनमें इन्होंने पहला बताया राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और यह सर्वोच्च स्तर है, उच्चतम स्तर है। उसके बाद इन्होंने नाम मात्र या अधिष्ठात लोकतंत्र, ट्यूटरली डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने बात की 2 नंबर पर। और तीसरा इन्होंने क्रमानुसार बताया आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। चौथा इन्होंने बताया सर्वाधिकारी वर्गतंत्र, टोटलिटेरियन ओलिगार्की। और पांचवा इन्होंने बताया परंपरागत वर्गतंत्र, ट्रेडिशनल ओलिगार्की। इनका यही क्रम रहेगा। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास या राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान इन्होंने दिए हैं, जो इस प्रकार है: राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र या अधिष्ठात लोकतंत्र, आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र, परंपरागत वर्गतंत्र। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक डिजाइन की है कि एडवर्ड सिल्स ने जो राजनीतिक विकास के संदर्भ में 5 मॉडल दिए हैं, उन्हें आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है, राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है, इनका यह क्रम रहेगा। राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है। इस ट्रिक के माध्यम से आप एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक व्यवस्थाओं के 5 प्रतिमान आसानी से याद कर सकते हैं क्रमानुसार। राजा से आपका बनेगा राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अभी से आपका बनेगा नाम मात्र या अधिष्ठात लोकतंत्र, या आप कह सकते हैं कि अभिजनवादी। और तीसरा इन्होंने जो बताया राजा अभी आधुनिक यानी आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र। 2 तो या डेमोक्रेसी का नाम इन्होंने लिया है, और 3 इन्होंने वर्गतंत्र की बात की है अंतिम 3 के बारे में। तो पहला राजनीतिक लोकतंत्र, अधिष्ठात लोकतंत्र, और तीसरा इन्होंने बताया आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, और सर्वे यानी सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र, और पर यानी परंपरागत वर्गतंत्र। ये इनका क्रम रहेगा। राजा अभी आधुनिक सर्वे पर हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एडवर्ड सिल्स ने जो राजनीतिक व्यवस्थाओं के या आधुनिकीकरणशील के जो प्रकार बताए, उनमें कौन सा शामिल है या नहीं है, इनका क्रम क्या रहेगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप एक ही ट्रिक के माध्यम से दे सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नवप्राश्रितता का विचार किसने दिया? न्यू डिपेंडेंसी, मोरो मारिनी, वाल्टर रोडनी, डॉस सेंटोस, सामिर अमीन।
एक है डिपेंडेंसी थ्योरी और एक है न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी। और न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी का जो विचार है वो थियोटोनियो डॉस सेंटोस ने दिया। इनका पूरा नाम है थियोटोनियो डॉस सेंटोस। इन्होंने नव प्राश्रितता या न्यू डिपेंडेंसी की बात की है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। जबकि जो निर्भरता जो सिद्धांत है, या इसे आप नव निर्भरता सिद्धांत भी कह सकते हैं, न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी, इसकी बात डॉस सेंटोस करता है। जबकि डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसके विचार सबसे पहले 1949 में हंस सिंगर और राउल प्रोबिस का आपने नाम सुना होगा। हंस सिंगर और राउल प्रोबिस दो दक्षिणी अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका के विद्वान, इन्होंने निर्भरता सिद्धांत के विचारों का बीजारोपण किया 1960 के दशक में। इसके बाद में आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने भी इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए, और आंद्रे गुंडर फ्रैंक से पहले पॉल बेरन ने भी इसके बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। इसे आप नव निर्भरता सिद्धांत या नव प्राश्रितता का विचार है जो डॉस सेंटोस से संबंधित होगा। अगला सवाल, राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त आर्थिक विकास किसके अनुसार? लुसियन पाई, पॉल बेरन, अरस्तु, अमर्त्य सेन। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, पॉल बेरन, जो मानते हैं कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त क्या है? आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो अपने आप राजनीतिक विकास हो जाएगा। इस विचार के समर्थक है पॉल बेरन। इनके अलावा भी कई विद्वान रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त लोकतंत्र है। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त लोकतंत्र। इस विचार के समर्थक थे जे रोनाल्ड पिनोक और लो पोलम्ब्रा। पिनोक और पोलम्ब्रा उस विचार के समर्थक थे, जबकि इस विचार के समर्थक है पॉल बेरन। अगला सवाल, राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है किसके अनुसार? डब्ल्यू रोस्टो, पॉल बेरन, लुसियन पाई, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस 9 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है। यह विचार डब्ल्यू रोस्टो का है। और इससे पहले हमने देखा था कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त आर्थिक विकास, वो पॉल बेरन का कथन था। और इससे पहले हमने देखा राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का निर्माण है, पिनोक और लो पोलम्ब्रा। रोनाल्ड पिनोक और लो पोलम्ब्रा ये उस विचार के समर्थक थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीतिक विकास की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, नवनिर्मित या नवोदित और विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करना। ऑप्शन बी, नवगठित राष्ट्रों को विकास का एजेंडा तैयार करके देना। ऑप्शन सी, विकसित देशों की तर्ज पर विकासशील देशों में विकास करना। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, नवनिर्मित या नवोदित और विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करना तुलनात्मक रूप से। ये इनका मुख्य मकसद था। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल, आमंड एंड पावेल का राजनीतिक विकास का प्रतिरूप निम्न में से किस बिंदु का समर्थन नहीं करता? आमेड एंड पावेल का राजनीतिक विकास का प्रतिरूप निम्न में से किस बिंदु का समर्थन नहीं करता? कार्य क्षमताओं का विस्तार, संरचनाओं का विभेदीकरण, जनसाधारण समस्त बंधनों से ऊपर उठकर शासन की गतिविधि में भाग ले। ऑप्शन डी, नागरिकों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना का संचार। इनमें से कौन सा प्रतिरूप राजनीतिक विकास के संदर्भ में आमेड एंड पावेल के द्वारा समर्थित नहीं है?
तो राइट उत्तर का ऑप्शन डी, नागरिकों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। यह बात आमेड एंड पावेल के द्वारा नहीं की गई है। इन्होंने 3 विचार रखे: कार्य क्षमताओं का विस्तार, संरचनाओं का विभेदीकरण और जनसाधारण समस्त बंधनों से ऊपर उठकर शासन की गतिविधि में भाग ले। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसने एकल रेखीय विकास की प्रक्रिया को चुनौती दी? लुसियन पाई, डेविड ईस्टन, हर्टिगटन, विनर। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, HP हंटिगटन ने। अगला सवाल, किसने कहा कि राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक शरण भी होता है? लुसियन पाई, डेविड ईस्टन, HP हर्टिगटन, माइरन विनर। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, HP हर्टिगटन, जिन्होंने कहा राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक पतन भी होता है। इन दोनों की इन्होंने बात की, राजनीतिक विकास, राजनीतिक पतन या राजनीतिक शरण। ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के साधन हैं: नौकरशाही, सेना, राजनीतिक दल, राजनेता, उपरोक्त सभी। राजनीतिक विकास के साधन हैं। तो राइट उत्तर का ऑप्शन डी यानी 5 नंबर, उपरोक्त सभी, नौकरशाही, सेना, राजनीतिक दल और राजनेता, ये सभी राजनीतिक विकास के साधन माने जा सकते हैं। अगला सवाल, राजनीतिक दल की राजनीतिक विकास में भूमिका के बारे में सही कथन है। सही कूट का आपको चयन करना है, यानी राजनीतिक दल राजनीतिक विकास की भूमिका किस प्रकार अदा करता है उसके बारे में सही कूट का आपको चयन करना है। लोकमत के निर्माण करना, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि करना। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? राजनीतिक दल की राजनीतिक विकास में भूमिका के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। यानी राजनीतिक दल की राजनीतिक विकास के संदर्भ में भूमिका क्या होगी? तो वह होगी लोकमत का निर्माण करना, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि करना। तो ऑप्शन सी राइट होगा। आज की हमारी वीडियो सीरीज यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो सीरीज में हमने 1 से लेकर 15 तक सवालों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम अगले 20 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।